नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, रशीदा नाम की एक लड़की ने अखबार में एक सुर्खी पढ़ी 100 साल पहले, और वो सोचने लगी कि भाई कोई ये कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था या 1000 साल पहले। हाँ, ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है और यही दरअसल आज हमारी बातचीत का फोकस है। हम अतीत को मतलब बीते हुए समय को कैसे जानते हैं? कौन लोग थे, कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसा था और ये सब कब हुआ? बिल्कुल। और इस पूरी खोजबीन के लिए हमारा जो मेन सोर्स है वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब हमारे अतीत आए। उसका पहला चैप्टर ये है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और साथ में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से मिली कुछ बातें भी शामिल करेंगे ताकि चीजें और साफ हों। जी, तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इतिहासकार, जिन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं, और पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, वो कैसे इन पुरानी पहेलियों को सुलझाते हैं। ये जानकारी आखिर आती कहाँ से है और उसका मतलब क्या निकाला जाता है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं अतीत के इस दुनिया की एक गहरी पड़ताल। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि हम जान क्या क्या सकते हैं, मतलब अतीत के बारे में क्या कुछ पता लगाया जा सकता है। देखिए, पता तो बहुत कुछ लगाया जा सकता है। ये जानना कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, घर कैसे होते थे उनके, ये सब तो है ही। अच्छा, ये तो बेसिक बातें हुई। और इसके अलावा अलग अलग तरह के लोगों का जीवन कैसा था। सोचिए, जो आखेटक थे, मतलब शिकारी और संग्राहक। हाँ, हंट गैदरर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो। फिर पशु पालने वाले लोग, किसान, राजा महाराजा, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, यहाँ तक कि उस जमाने के वैज्ञानिक भी। ये दिखाता है कि अतीत सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की कहानी नहीं है, उसमें आम लोगों की जिंदगियां भी शामिल हैं। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। और किताब में ये भी था कि हम उस समय के बच्चों की खेल, उनकी कहानियां, वो कौन से नाटक देखते थे, गाने कौन से गाते थे, इसके बारे में भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, इससे अतीत एकदम जीवन सा लगने लगता है ना। अब आते हैं उस सवाल पर कि लोग रहते कहाँ थे। इसके लिए थोड़ा भूगोल देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी किताब का मैप 1 इसमें काम आता है। जैसे नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा? हाँ, मध्य भारत में जी। कई लाख साल पहले इंसान इसी नदी के किनारे रहते थे। नदी के किनारे ही क्यों? पानी के लिए? हाँ, पानी तो था ही, साथ में भोजन भी, मछलियां, आसपास के जंगल से कंदमूल, फल और शिकार भी। तो यहाँ जो शुरुआती लोग थे वो बड़े कुशल संग्राहक थे, मतलब हंटर गैदरर्स। वो जंगल को अच्छी तरह जानते थे। समझ गया। जिंदगी पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट थी। फिर ये खेती वगैरह कब शुरू हुई? बदलाव कैसे आया? इसके लिए हमें थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में जाना होगा। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं वहां। लगभग 8000 साल पहले वहां रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई। अच्छा, गेहूं और जौ, मतलब सबसे पहले यही फसलें? हाँ, इस इलाके में। और साथ ही भेड़, बकरी, गायें, बैल। पालतू बनाना भी सीख लिया। बिल्कुल, पालतू बनाना भी सीख लिया। और ये लोग फिर गांव में रहने लगे, एक जगह टिक कर। तो ये एक तरह की एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। क्या ये सिर्फ यहीं हुआ? नहीं नहीं, खेती का विकास और भी जगह हुआ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स हैं और सेंट्रल इंडिया में विंध्य पहाड़ियां। एक मजेदार बात यह है कि चावल सबसे पहले विंध्य के नॉर्थ में उगाया गया। तो अलग अलग जगह अलग अलग फसलें। और फिर शहर शहर कैसे बसे? इसमें भी नदियों का रोल था। हाँ, नदियों का रोल तो बहुत बड़ा रहा। शुरुआती बस्तियों के लिए भी और फिर शहरों के लिए भी। करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे पहले शहर बसे। सहायक नदियां मतलब छोटी नदियां जो बड़ी नदी में मिलती हैं। जी हाँ। और ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं देती थीं, बल्कि आने जाने का, व्यापार का रास्ता भी थी। और गंगा के मैदानों में वहां शहर कब बसे? वो इसके बाद हुआ, लगभग 2500 साल पहले। गंगा और उसकी सहायक नदियां, जैसे सोन नदी है, उनके किनारों पर और जो समुद्र के पास के इलाके थे, वहां नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण का जो इलाका था, सोन नदी के आसपास, उसे पुराने जमाने में मगध कहते थे। आज का बिहार समझिए। मगध? हाँ, सुना है। बहुत शक्तिशाली राज्य था। बहुत शक्तिशाली। उन्होंने एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। और सिर्फ मगध ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी धीरे धीरे राज्य बनने लगे थे। अच्छा, तो लोग एक जगह टिक कर रहने लगे।
गांव बसे, शहर बसे, पर क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी थे? हाँ, बिल्कुल। लोगों का आना जाना, यात्रा करना, ये तो हमेशा से होता रहा है हमारे उपमहाद्वीप में। कारण कई थे। जैसे कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, कभी-कभी बाढ़ या सूखा जैसी कुदरती आफत आ जाती थी, तो लोग जगह बदल लेते थे। सेनाएं भी तो जाती थीं दूसरे इलाकों को जीतने के लिए। और व्यापारी और जो धार्मिक गुरु होते थे, व्यापारी अपना सामान लेकर काफिलों में या जहाजों में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कीमती सामान का व्यापार होता था। और जो धर्मगुरु थे वो अपनी शिक्षा देने, सलाह देने गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे। और हाँ, कुछ लोग सिर्फ घूमने फिरने के शौकीन थे। नई नई जगहें देखना, जानना, इस उत्सुकता में भी यात्रा करते थे। इन यात्राओं का असर क्या पड़ा होगा समाज पर? लोग तो गए ही, क्या उनके विचार, उनके आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे? यही तो सबसे अहम बात है। इन यात्राओं से विचारों का खूब आदान प्रदान हुआ, आइडियाज फैले, लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। पत्थर कैसे तराशना है, संगीत की नई धुनें कैसे बनानी है, खाना पकाने के नए तरीके क्या हैं। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो इसी लेन देन से अमीर हुई हैं। लेकिन ये यात्राएं आसान तो नहीं रही होंगी। इतने ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, नदियां। बिल्कुल नहीं, बहुत जोखिम भरी होती थीं। सोचिए, हिमालय जैसे पहाड़, बड़े बड़े रेगिस्तान, घने जंगल, फिर समुद्र, ये सब पार करना पड़ता था। मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। लोगों ने ये बाधाएं पार कीं और बाहर से भी लोग आए और यहीं बस गए। इसी आने जाने ने हमारी संस्कृति को इतना रंग बिरंगा बनाया है। सही कहा। अच्छा, अब जरा अपने देश के नामों पर आते हैं। हम इंडिया भी कहते हैं, भारत भी। ये नाम कैसे पड़े? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। इंडिया शब्द को लें, ये इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। करीब 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट से ईरानी और यूनानी लोग आए। वो सिंधु नदी को जानते थे। अच्छा। ईरानियों ने सिंधु को कहा हिंदोस या इंदोस और यूनानियों ने इंदोस। तो इस नदी के पूरब का जो पूरा इलाका था उसे वो इंडिया कहने लगे। और भारत नाम, ये तो काफी पुराना लगता है। जी हाँ, भारत नाम बहुत पुराना है। इसका इस्तेमाल नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था। इस भरत नाम के समूह का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जो संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ है, करीब 3500 साल पुराना। ऋग्वेद में, यानी इंडिया नाम से भी करीब 1000 साल पहले। हाँ, बाद में धीरे धीरे यही भारत नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। कमाल है। तो हमने समझा कि लोग कहाँ रहते थे, क्यों घूमते थे, देश का नाम कैसे पड़ा। पर अब वो $1 मिलियन सवाल, ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? क्या हैं वो स्रोत, वो सोर्सेज? हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। इतिहासकार जिन सबूतों या जानकारियों के आधार पर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही स्रोत या सोर्स कहते हैं। कई तरह के स्रोत हैं। सबसे पहले बात करते हैं पांडुलिपियों की, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई, मानू मतलब हाथ। बिल्कुल सही पकड़ा। लैटिन में मानू का मतलब हाथ होता है, तो ये हाथ से लिखी किताबें थीं। ये आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं, या फिर हिमालय में एक पेड़ होता है भुर्ज, उसकी छाल से एक खास कागज जैसा तैयार करते थे, भोजपत्र कहते हैं उसे, उस पर लिखते थे। ताड़ के पत्ते पर? उसको तैयार कैसे करते होंगे? हाँ, पत्तों को सही आकार में काट कर उन पर लिखते थे, फिर उनमें छेद करके धागे से बांध देते थे। एक किताब जैसी बन जाती थी। वाह! और ये मिलती कहाँ थी? इनमें लिखा क्या होता था? क्या सिर्फ धर्म की बातें? नहीं, ये अक्सर मंदिरों में या बौद्ध विहारों में सुरक्षित रखी मिलती थीं। और इनमें सिर्फ धर्म ही नहीं, राजाओं की जिंदगी, दवाइयों और विज्ञान के बारे में महाकाव्य, कविताएं, नाटक, मतलब बहुत सारे विषयों पर लिखा मिलता है। भाषा कौन सी इस्तेमाल होती थी? कई भाषाएं। संस्कृत तो थी ही, जो विद्वानों की भाषा थी, फिर प्राकृत थी, जो आम लोग बोलते थे, और तमिल जैसी भाषाएं भी थीं। लेकिन ये ताड़ के पत्ते या पेड़ की छाल, ये तो बहुत नाजुक चीजें हजारों साल तक बची कैसे रहीं? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत नाजुक होती हैं। बहुत सारी तो खराब हो गईं, कीड़े खा गए या नमी से, आग से नष्ट हो गईं। पर किस्मत से काफी सारी आज भी मौजूद हैं, जिनसे हमें उस जमाने की बहुत कीमती जानकारी मिलती है। पांडुलिपियों के अलावा और कौन से स्रोत हैं? दूसरा अहम स्रोत है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस जिन्हें कहते हैं।
ये पत्थर या धातु जैसी सख्त सतहों पर खोदे हुए लेख होते हैं। एंग्रेव्ड। पत्थर या धातु पर क्यों लिखते थे? पांडुलिपियों से क्या अलग था इनमें? सबसे बड़ा कारण था टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। राजा लोग अक्सर अपने आदेश, अपने फरमान पत्थर या मेटल पर खुदवाते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें और वो लंबे समय तक टिके रहें, मिटे नहीं। अच्छा, जैसे कोई सरकारी घोषणा। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके अलावा राजा रानी या दूसरे बड़े लोग अपनी जीत का बखान या उन्होंने कोई बड़ा धार्मिक काम किया, उसका विवरण भी लिखवाते थे। जैसे कंधार में सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है, करीब 2250 साल पुराना। वो 2 भाषाओं और लिपियों में है, यूनानी और अरामेक। तो ये पांडुलिपियों से ज्यादा पक्के सबूत हुए, लेकिन इन्हें बनाना तो मुश्किल होता होगा, पत्थर पर खोदना। हाँ, निश्चित रूप से। पत्थर या धातु पर खोदकर लिखना बहुत मेहनत का काम था, लेकिन ये इतने टिकाऊ होते हैं कि इतिहास के लिए अनमोल बन जाते हैं। ठीक है, तो पांडुलिपियां हो गई, अभिलेख हो गए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ कुछ मिला ही नहीं, तब अतीत को कैसे जानेंगे? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में मदद करता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, और जो लोग ये काम करते हैं वो कहलाते हैं पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या हैं? आर्कियोलॉजिस्ट पुराने इस्तेमाल की हुई चीजों को ढूंढते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। पुरानी चीजें मतलब किस तरह की? जैसे पुरानी इमारतों के खंडहर जो पत्थर या ईंट के बने हों, पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग्स, ये सब। shit. फिर वो जमीन की खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन। उसमें से औजार मिलते हैं, हथियार, मिट्टी के बर्तन, गहने, सिक्के भी। सिक्के वो आज के सिक्कों जैसे होते थे? नहीं, अक्सर अलग होते थे। पुराने जमाने के चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, उनकी बनावट, उन पर बने निशान, ये सब बहुत कुछ बताते हैं। और ये चीजें बची कैसे रहती हैं इतने सालों तक? मिट्टी के बर्तन या धातु? क्योंकि ये पत्थर, पकी हुई मिट्टी या धातु की बनी होती हैं। ये चीजें सख्त होती हैं, आसानी से गलती या सड़ती नहीं हैं। क्या आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इंसानों की बनाई चीजें ही ढूंढते हैं? नहीं, वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी खोजते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कौन से जानवर पालते थे। और पेड़ पौधों के बारे में? वो तो गल जाते होंगे। हाँ, पेड़ पौधे या अनाज के दाने मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर अनाज के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल गए हों तो वो जले हुए रूप में बच जाते हैं। अच्छा, जले हुए, उससे पता चल जाता है कि कौन सी फसल उगाते थे। बिल्कुल। और कपड़ों के टुकड़े मिलना तो और भी मुश्किल है, कपड़ा तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हमारे पास हाथ से लिखी पांडुलिपियां हैं, पत्थर पर खुदे अभिलेख हैं और खुदाई से मिली पुरानी चीजें हैं। इन सबको जोड़कर कहानी कौन बनाता है? यही काम है इतिहासकारों का, क्या हुआ? हिस्टोरियंस का। वे इन सभी स्रोतों को, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इन सबको इस्तेमाल करते हैं। ये स्रोत उनके लिए सुराग की तरह है, क्लूज। जैसे कोई जासूस होता है ना, हाँ, डिटेक्टिव। हाँ, डिटेक्टिव की तरह इतिहासकार इन सुरागों को जमा करते हैं, उनको परखते हैं और फिर धीरे धीरे अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। आपने शुरू में किताब के टाइटल का जिक्र किया था, हमारे अतीत, प्लूरल में, बहुवचन में। हमारा अतीत क्यों नहीं? क्या अतीत एक नहीं होता? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये प्लूरल जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है, ये बताने के लिए कि अलग अलग तरह के लोगों के लिए अतीत का मतलब और अनुभव अलग अलग था। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे जो पशु पालते थे या खेती करते थे, उनकी जिंदगी राजा रानी की जिंदगी से बहुत अलग थी। जाहिर है। एक व्यापारी की जिंदगी एक शिल्पकार से अलग थी। और सिर्फ यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली भी अलग अलग थी। जैसे आज भी है, शहर और गांव का जीवन कितना अलग है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आज भी अंडमान निकोबार के लोग ज्यादातर मछली पकड़कर, शिकार करके जीते हैं और शहरों में लोग खाने के लिए बाजार पर निर्भर हैं। ऐसे ही फर्क अतीत में भी थे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें सबके बारे में बराबर जानकारी नहीं मिलती होगी। ये एक और बहुत जरूरी बात है। राजा महाराजा अपनी जीत, अपनी कामों का रिकॉर्ड रखते थे, अभिलेखों में लिखवाते थे, तो उनके बारे में हमें ज्यादा पता है। लेकिन जो आम लोग थे, शिकारी, मछुआरे, किसान, मजदूर, वो लोग कहाँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिसाब रखते थे? हाँ, वो तो नहीं रखते होंगे। तो फिर उनके बारे में कैसे पता चलता है? यहीं पर पुरातत्व काम आता है। उनके इस्तेमाल किए हुए औजार, उनके बर्तन, उनके घरों के जो निशान मिलते हैं, उनसे उनके जीवन की झलक मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि लिखित सबूतों के बिना उनकी जिंदगी के कई हिस्से शायद हमेशा राज ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अतीत एक नहीं, अनेक हैं।
आर पास्ट्स। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ महल में रहने वाला राजा युद्ध लड़ता हुआ, दूसरी तरफ खेत में काम करता किसान, दोनों का अतीत कितना अलग रहा होगा। अब जरा इन तारीखों की बात कर लें। हम इतिहास में पढ़ते हैं ईपू या बीसी और ई या एडी। इनका क्या मतलब है? ये कैसे तय होती हैं? हाँ, ये बीसी एडी वाला चक्कर कई बार कंफ्यूज करता है। देखिए, पूरी दुनिया में साल गिनने का जो सिस्टम ज्यादातर चलता है वो ईसाई धर्म के फाउंडर ईसा मसीह के जन्म की मानी गई तारीख पर आधारित है। बीसी का मतलब है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल। हिंदी में कहते हैं ईपू, ईसा पूर्व। इनकी गिनती पीछे की तरफ चलती है, जैसे 100 बीसी, फिर 99 बीसी, ऐसे। और एडी? एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये लैटिन शब्द है। इनका मतलब है ईसा के जन्म के वर्ष में। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल हैं। हिंदी में लिखते हैं ईस्वी, जैसे अभी हम एडी 2024 में हैं। लेकिन आजकल लोग बीसी और एडी की जगह सी और बीसीई भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब ये चलन काफी बढ़ गया है। एडी की जगह सीई मतलब कॉमन एरा और बीसी की जगह बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये शब्द थोड़े ज्यादा सेक्युलर माने जाते हैं और दुनिया भर में अब ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। भारत में भी इनका इस्तेमाल करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था और अब आम है। किताब में बीपी का भी जिक्र था शायद। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। कभी कभी बहुत पुरानी तारीखों के लिए, खासकर पुरातत्व में, इसका इस्तेमाल होता है। इस एनसीईआरटी किताब में भी जो तारीखें दी हैं वो ज्यादातर वर्तमान से पहले के हिसाब से हैं और उसमें लगभग साल 2000 को बेस माना गया है। जैसे खेती की शुरुआत लगभग 8000 साल पहले, सिंधु घाटी के शहर लगभग 4700 साल पहले, गंगा घाटी के शहर या मगध लगभग 2500 साल पहले। अच्छा, ये तारीखें तो समझ आ गई, लेकिन एक और मुश्किल हो सकती है। मान लीजिए कोई पुरानी लिखावट मिली किसी पत्थर पर उसकी लिपि, उसकी स्क्रिप्ट हम पढ़ ही नहीं पाते, तब क्या? हाँ, ये भी एक बड़ी चुनौती है और इसका हल निकालने की प्रक्रिया बड़ी रोमांचक है। इसे कहते हैं गूढ़ लिपि उद्घाटन या डिसाइफरमेंट। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है मिस्र से, इजिप्ट से। वहां रोसेटा नाम की जगह पर एक पत्थर मिला था। रोसेटा स्टोन? हाँ, सुना इसके बारे में। जी, उस पत्थर पर एक ही बात 3 अलग-अलग लिपियों में लिखी थी। एक तो थी यूनानी, ग्रीक, जो उस समय के कुछ विद्वान पढ़ सकते थे, और बाकी 2 थीं मिस्र की अपनी पुरानी लिपियां। अच्छा, एक ही टेक्स्ट 3 लिपियों में। तो फिर? तो विद्वानों ने यूनानी वाले हिस्से को पढ़ा। उन्होंने देखा कि उसमें राजाओं और रानियों के नाम एक खास फ्रेम या घेरे में लिखे हैं। इसे कारतूश कहते हैं। फिर उन्होंने यूनानी अक्षरों और मिस्री लिपि के जो चित्र जैसे निशान थे उनको आमने सामने रखकर मिलान किया। साउंड्स को मैच किया होगा, ध्वनियों को। बिल्कुल। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जैसे यूनानी में एक नाम है, उसमें जो ध्वनियां हैं वही ध्वनियां मिस्री वाले कारतूश में किन निशानों से दिखाई गई होंगी। जैसे उन्होंने पाया कि शेर का चित्र एल की आवाज के लिए है, चिड़िया का चित्र ए की आवाज के लिए, और इस तरह धीरे धीरे वो पूरी मिस्री लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए। कमाल है, ये तो सच में एक डिटेक्टिव पजल सुलझाने जैसा है। तो देखिए, हमने रशीदा के उस सीधे से सवाल से बात शुरू की थी कि 100 साल पहले क्या हुआ, ये कैसे पता चलता है, और अब हम समझ सकते हैं कि इतिहासकार और पुरातत्वविद कैसे इन अलग अलग सुरागों को, पांडुलिपि, अभिलेख, खुदाई से मिली चीजें, इनको जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये तस्वीर शायद कभी पूरी ना हो। स्रोत हमें इशारे देते हैं, पूरी कहानी नहीं बताते, खासकर उन लोगों की कहानी जिनके पास लिखने, पढ़ने या अपनी बात रिकॉर्ड करने के साधन नहीं थे, आम लोगों की। इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि अतीत एक नहीं अनेक हैं और हमें उन सब की कहानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो इसी नोट पर आज की ये पड़ताल हम यही रोकते हैं, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि पुराने जमाने के आम लोगों की जिंदगी का रिकॉर्ड मिलना कितना मुश्किल है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट हमारी आज की दुनिया की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? हमारे मकान,
हमारी गाड़ियां, ये प्लास्टिक के ढेर, हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, क्या बचेगा क्या नहीं? हमारे डिजिटल निशान, वो हमारे आज के अनेक अतीतों की, जैसे एक शहर में रहने वाला अमीर आदमी, एक दूर के गांव का किसान, एक ऑनलाइन गेमर, एक फैक्ट्री वर्कर, इनकी कैसी तस्वीर बना पाएंगे? और हमारी जिंदगी के कौन से हिस्से उनसे शायद हमेशा के लिए छिपे रह जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।